ठीक है सर। नमस्कार सभी को। इंडक्शन ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज द्वितीय पाली में हम निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं सुप्रांशु कुमार उपाध्याय यहाँ राज्य सलाहकार के रूप में एसआईटी में हूँ। तो आप सब लोग इस पूरे कार्यक्रम से परिचित भी हैं। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने डायरेक्ट इसमें प्रतिभाग भी किया था एसआरजी के रूप में या ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने के लिए अपने अपने जनपदों में। तो बहुत सारे लोग इस पूरे कार्यक्रम से भली-भांति अवगत हैं। तो आज हम लोग थोड़ा-सा उस पे पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या है और कौन-कौन से मॉड्यूल हैं और ये पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही और कैसे इसका संचालन किया गया और इसकी कैसे मॉनिटरिंग की गई और उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी क्या उपयोगिता है, ये इन सब बातों पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी एक तरह से कार्यक्रम था जो स्कूल एजुकेशन में टीचरों को, हेड टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसको नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको हम निष्ठा के नाम से जानते हैं। तो और ये पूरा कार्यक्रम जो था बहुत ही एक तरह से कहें कि सुनियोजित तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, कैसे इसकी मॉनिटरिंग करनी है और जो भी मॉड्यूल वगैरह थे उनको वो सब कुछ सारा मटेरियल जो है हमारा पोर्टल पे अवेलेबल था और इस पूरे एक कैडर के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया गया और इसकी एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती थी और हर तरह से जो एक तरह से आईसीटी का जो एक व्यापक इसमें भरपूर योगदान किया गया और इसके लाभ भी बहुत हुए। बहुत सारे लोगों को कैसे स्कैन करके प्री टेस्ट पोस्ट से देने, बहुत सारी चीजें थी और ये एक तरह से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े, पूरे देश में पड़े। खास करके हमारे प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में भी बहुत सारे टीचर जो थे पहली बार इस तरह के आईसीटी इनेबल्ड जो अप्रोच थे उससे वो अवेयर हो रहे। शुरू में तो काफी परेशानियां हुई लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको इनेबल कर लिया और आज इस दौर में अगर हम देखें कि कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेनिंग के दौरान जो प्राप्त आईसीटी और जो इस तरह की चीजों से वो जो उनकी एक इंटरेक्शन हुआ था तो एक उनके लिए नई चीजें नहीं थी कि आज चाहे हम गूगल के माध्यम से मीटिंग करते हैं, एमएस टीम के माध्यम से, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस भी इस ट्रेनिंग से बहुत सारा प्राप्त हुआ। तो अगर हम इस पूरे कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम का जो एक ये था कि जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो एक सीपीडी का कॉन्सेप्ट है कि टीचर को हमेशा जो है बहुत सारी जो नई चीजें होती हैं, इनोवेशन है, मॉड्यूल है, बहुत सारे विषय से संबंधित और जो पाठ सहगामी क्रियाकलापों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ उन टीचरों को इस तरह से उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए ये पूरे अगर भारतवर्ष की बात करें तो इसमें 42 लाख टीचरों का और स्कूल हेड्स के लिए एक तरह से उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए पूरा करिकुलम, पूरा डिजाइन, मॉड्यूल, ये सारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया। तो दूसरी इसकी प्रमुख ऑब्जेक्टिव थी वो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वेरियस क्वालिटी टीचिंग लर्निंग रिसोर्स which will help teacher to address the diverse need of children। तो बच्चों की आवश्यकता अनुसार बहुत सारी ऐसी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल थी, बहुत सारी टेक्निक्स थी, इसको एड्रेस किया जाए एज पर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस पूरे 17 मॉड्यूलों में इस पूरे कार्यक्रम को जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम था जो 5 दिवसीय था, इसमें 17 मॉड्यूल के ऊपर बातचीत की गई थी 5 दिनों के अंदर। और एम्पावरिंग की रिसोर्स पर्सन, जैसे कि आप सब इस बात से जानते हैं कि
नेशनल लेवल पे एनआरजी की टीम का गठन किया गया था जिसमें 120 लोग थे। और उसके बाद स्टेट लेवल पे केआरपी एसआरपी का गठन हुआ, स्टेट रिसोर्स टीम थी। और फिर ब्लॉक लेवल पे जो ट्रेनिंग होते थे उसमें हेड टीचर और टीचर पार्टिसिपेट करते थे। तो एक तरह से जो बीच का जो कैस्केटिंग मॉडल था उसको हटा करके इन्होंने डिस्ट्रिक्ट से सीधे स्कूल लेवल की ट्रेनिंग को के मॉडल को अडॉप्ट किया था। तो इसमें जो बहुत सारे जो कार्यक्रम थे जिसमें टारगेट ग्रुप जो स्कूल हेड्स था, टीचर था एंड फंक्शनरीज थे। डाइट के लोग भी इसमें केआरपी एसआरजी के रूप में डाइट के प्रवक्ताओं की भी महती भूमिका थी अपने अपने जनपदों में इस पूरे कार्यक्रम को संचालन करने में। बहुत सारे साथियों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य करके अपने जनपद की ट्रेनिंग को ससमय और जो भी उसकी लॉजिस्टिक थे और जो भी एक पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो एक सफल उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम से वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहे और पूरे इस कार्यक्रम को लोगों ने अच्छे से सीखा, समझा और धरातल पर उतारा भी। तो इस तरह से जो नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी और नीपा के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन लोगों का भी इसमें जुड़ाव था। पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के इसमें बहुत सारे मॉड्यूल थे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी को एड्रेस कर रहे थे। और मोड जो था फेस टू फेस था और ऑनलाइन भी कुछ चीजें थी जो ऑनलाइन के माध्यम से इसमें मॉनिटरिंग की जाती थी। असेसमेंट भी इसमें था, फॉलो अप एंड मेंटरिंग का भी इसमें बहुत सारे स्कोप थे। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो मॉडलिटीज थी इसमें इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि जिसमें नेशनल लेवल पर नेशनल रिसोर्स पर्सन जो थे 120 थे जो की रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग और एसआरजी जो थे उनकी ट्रेनिंग करने के लिए इन लोगों ने ये जो जाते थे और ट्रेनिंग की जाती थी। इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 5 केआरपी और 1 एसआरजी का पूरी टीम होती थी जिसको हम एसआरपीएल कहा जाता था। और खास करके जो हेड टीचर जो थे और एसआरपीएल जो थे वो स्कूल उसमें लीडरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको ज्यादा फोकस करने के लिए इसमें वो किया गया था। और दोनों केआरपी और एसआरपी मिला करके एक एसआरजी के का हुआ एक कंपोजिशन तैयार किया गया था 5+1 का। और उसके बाद ये लोग टीचर्स और हेड टीचर्स की ट्रेनिंग देते थे अपने अपने संबंधित ब्लॉक पे। और इसका जो अगर फोकस कहें कि पूरे पूरे प्रोग्राम का जो फोकस एरिया था वो ये था कि कैसे, और आज भी अगर देखें कि अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है उसमें भी उसका जो कोर कंसर्न ये है कि कैसे हम रोटे लर्निंग को से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ इस चीजों को ले जाएं। और ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एनसीईआरटी ने आज से 2-3 साल पहले लर्निंग आउटकम की पहचान की गई थी। एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। बेस्ट एनसीईआरटी ने सेंटर में एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया, स्टेट पे उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी ने एक लर्निंग आउटकम को की बुकलेट तैयार की। तो उसमें कौन से कॉम्पिटेंसी होने चाहिए उसको लर्निंग आउटकम्स के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया। तो एक पूरा प्रयास जो है कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में एक ओरिएंटेशन बहुत पहले से हो रहा था। और आज की जो नीड है और आज की जो पॉलिसी है इसमें भी इस बात को बहुत अच्छे से फोकस किया गया है कि कैसे हम जो रटने वाली पद्धति है जिसे बच्चे रट रट के सीखते हैं उससे हम उनको कैसे हम डाइवर्ट करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ। इस पूरे ट्रेनिंग के पैकेज का भी यही उद्देश्य था। और पूरा जो पैकेजिंग की गई थी वो इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके की गई थी कि कैसे हम इस बात को टीचरों की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हम इस डायरेक्शन में ले जाएं कि हम बच्चों के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम को या लर्निंग को हम कैसे इनहैंस करें। फिर उसमें स्कूल हेड्स का भी एक बहुत अच्छा बड़ा मॉड्यूल था जिसमें स्कूल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। बहुत पहले भी एनसीएसएल और नीपा के द्वारा स्कूल लीडरशिप के कार्यक्रम चले थे और उस पूरे प्रोग्राम को इस निष्ठा के ट्रेनिंग में हम लोगों ने मर्ज किया। और डेवलपिंग स्कूल हेड्स एंड टीचर एट फर्स्ट लेवल काउंसलर के रूप में इनको हम ट्रेनिंग दी जाती। और
पूरा जो पूरा एक तरह से कहें कि आउटकम जो था इस पूरे ट्रेनिंग का, वो ये था कि कैसे हम लर्निंग आउटकम बच्चों का इम्प्रूव करें थ्रू इस ट्रेनिंग से। हम टीचर को एम्पावर कर रहे हैं, टीचर की कैपेसिटी को इनहेंस कर रहे हैं, उसके अंदर स्किल डेवलप करें, ताकि वो जॉयफुल एक्टिविटी बेस्ड और आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपने स्कूलों तक ले जाए, बच्चों तक ले जाए, ताकि बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बढ़े, उसके अंदर लर्निंग आउटकम जो है उसको उस जो प्रिस्क्राइब लर्निंग आउटकम है उसको अचीव करे बच्चा, और जॉयफुल लर्निंग की तरफ हम आगे बढ़े। तो इसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इशू लाइक जेंडर, ये इस पूरे पैकेज में जो 17 मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक और पेडागोजिकल एस्पेक्ट को के अलावा जो पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज एंड स्कूल सेफ्टी को लेकर भी इसमें बात की गई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इशू लाइक जेंडर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अवेयरनेस ऑन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इन सब बातों को भी उस मॉड्यूल में ऐड किया गया है, और ये मॉड्यूल भी निष्ठा के पोर्टल पे अवेलेबल है। और मैं एक तरह से आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि जब भी समय मिले आप सब उस मॉड्यूल को भी पढ़ें, देखें, समझें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके विद्यालय जब आप मेंटर के रूप में काम करेंगे विद्यालयों में, और अपने डाइट में भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जिनके उसमें जो दिए हुए बातें हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत उपयोगी है। तो एक आग्रह ये रहेगा कि आप सारे मॉड्यूल को सॉफ्ट कॉपी को में डाउनलोड कर लें, और जब भी नीड हो, जब भी आवश्यकता हो, जब भी समय मिले, उसको आप लोग देखते रहें। तो एक बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, और हैंड होल्डिंग स्कूल हेड्स टू मूव फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू लीडरशिप एंड इंप्रूविंग एकेडमिक्स। तो जो स्कूल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो स्कूल का जो हेड है, उस हेड को हम इस तरह से उसके अंदर इस तरह की खूबियों को उभारें ताकि वो एक एकेडमिक लीडर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ उसमें एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए, एकेडमिक लीडरशिप की तरफ भी वो बढ़े, और उस चीजों को अच्छी तरीके से अपने विद्यालय के में इम्प्लीमेंट करे, ताकि उसका जो विद्यालय है वो बहुत अच्छा विद्यालय बन के तैयार हो, जिसमें बच्चों की लर्निंग आउटकम्स अच्छे हों, स्कूल का परिसर अच्छा हो, स्कूल का वातावरण अच्छा हो। एक तरह से इसको हर एंगल से लीडर के रूप में तैयार करने के लिए स्कूल लीडरशिप का मॉड्यूल है। और बिना अगर हेड को हम एम्पावर कर देंगे, हेड्स के अंदर इस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स को डील करना है, कैसे एकेडमिक्स चीजों को डील करना है, तो एक उसके अंदर कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, और वो अपने स्कूल एज ए यूनिट्स को वो बहुत अच्छे से संचालित करेगा और संभालेगा, और आगे वो विद्यालय जो है उसका ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो अवेयरनेस ऑन इनिशिएटिव ऑफ समग्र शिक्षा लाइक यूथ क्लब, यूको क्लब, लाइब्रेरी, इन सब बातों को भी इसमें डाला गया है। इसमें एक मॉड्यूल है जो हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल चिल्ड्रन, जो को हेल्थ एंड हाइजीन और स्कूल वेलनेस के बारे में भी डील करता है, उसको कैसे हम इस विद्यालय के स्तर पे इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा विद्यालय स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुरक्षित हो। तो इन सब इसके अलावा जो ये महत्वपूर्ण एक मॉड्यूल है, इसको भी आपको देखने समझने की जरूरत है। इसके अलावा भी जो एक और भी एंगल है जो हम असेसमेंट का जो एस्पेक्ट्स है, आज आप सब असेसमेंट के पूर्व में भी लेक्चर हुए हैं असेसमेंट पे, और आप सब भी इस बात को जानते हैं कि कैसे असेसमेंट का क्या महत्वपूर्ण रोल है, कैसे असेसमेंट आज हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, विदाउट उसके हम आगे बढ़ने नहीं सोच सकते हैं, और वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए, और ओवरऑल हम कहें तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे हम आगे ले जाएं। तो इस पूरे ट्रेनिंग में स्कूल बेस्ड असेसमेंट के भी कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे साथी इस मॉड्यूल को अच्छे से, इस मॉड्यूल से परिचित भी हैं, लोगों ने इसकी ट्रेनिंग भी ली है, और कैसे उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच और पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज और प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज, तो एक तरह से कहें कि ये पूरा जो कंप्लीट पैकेज है
वो बहुत अच्छे से इसमें इसको समाहित किया गया है, और आप सबको इसको एक बार देखना चाहिए पोर्टल पे जाकर के। निष्ठा ट्रेनिंग का जो एक पोर्टल है उसमें ये सब बातें दी गई हैं वहाँ पे, और सारे ट्रेनिंग के रिसोर्स मटेरियल हैं, प्रेजेंटेशन है, मीडिया कवरेज है। उसपे भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये अभी जो स्क्रीन पे आप सबके दिख रहा है, ये निष्ठा की वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है, उसमें पूरे प्रोग्राम के बारे में बातें की गई हैं, और कैसे उसके जो मॉडलिटीज हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल रिसोर्स ग्रुप, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, फिर टीचर, प्रिंसिपल और बीआरसी एनसीआरसी के लेवल पे जो जो इस पूरे ट्रेनिंग की जो मॉडलिटीज थी उसके बारे में भी यहाँ पे बातें कही गई है। तो इस फीचर जो है, ये वेब पोर्टल है, इसके जो फीचर्स है, इसमें इस तरह के फीचर्स दिए हुए हैं कि कोर्स मटेरियल जो जितने मॉड्यूल हैं उसके बारे में वहाँ पे दी गई है। इसको आप हिंदी में, इंग्लिश में जैसे भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे ट्रेनिंग के प्रेजेंटेशंस भी दिए हुए हैं, तो जो भी मॉड्यूल की आपकी रिक्वायरमेंट है या जिस मॉड्यूल के बारे में आपको जानना समझना है, तो आप उस रिसोर्स मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों माध्यमों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पीपीटी के फॉर्म में भी है, और रिटन स्टडी मटेरियल के रूप में भी है। दूसरा जो है वो ट्रेनिंग के पोर्टफोलियोज भी इसमें दिए गए हैं। और आप सब भी जानते हैं कि इस पूरी ट्रेनिंग की जो मॉनिटरिंग थी वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती थी। तो एक तरह से पूरा जो ट्रैकिंग सिस्टम था और ये जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट था, ये काफी यूनिक था। ये कह सकते हैं कि ये करीब 42 लाख टीचरों की मॉनिटरिंग करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, और इसको बहुत वेल तरीके से इसको चैनलाइज किया गया था। इसमें कुछ दिक्कतें भी आई थी, खास करके उन राज्यों में जहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी कम था, उसमें कुछ तरह के टेक्निकल इश्यूज भी आए थे, लेकिन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से इसको कवर अप किया था। और आज जो है हम ये बात कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश की जो अचीवमेंट था उसमें आप सब जानते भी होंगे, और पोर्टल पे अगर जिसको अवसर मिला होगा उसने देखा भी होगा। तो करीब 15 बैच के रूप में एसआरपी और केआरपी की ट्रेनिंग यहाँ से हुई थी स्टेट लेवल पे, जिसमें करीब 3500 केआरपी और 800 के आसपास एसआरपी प्रशिक्षित किए गए थे। और इसके बाद करीब 3 लाख से ऊपर शिक्षकों की ट्रेनिंग जो हुई थी ब्लॉक लेवल पे हुई थी, और अलग अलग बैचों में, और हर ब्लॉक की मॉनिटरिंग होती थी। और एक तरह से ये पूरा जो सिस्टम था बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में था। इसमें डिस्कशन फोरम का भी एक लिंक है, उसमें दिया हुआ है, और मॉनिटरिंग फॉलोअप का भी एक बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण पैकेज था। और अटेंडेंस भी जो महत्वपूर्ण ये था कि जो भी प्रतिभागी थे उनकी अटेंडेंस भी इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती थी। और प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, और इस तरह से हर सेशन के बाद जो फीडबैक लिया जाता था, ये एक बहुत इसमें अच्छी बात थी। तो एक तरह से पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल के रूप में होती थी। तो जब आप वेब पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से नीचे में आप देखेंगे तो ये कोर्स मटेरियल और करंट एक्टिविटीज क्या है, ये पूरे देश की भी इसमें दी हुई है, प्रदेश का भी दिया हुआ है। आपको फिल्टर करके अपने यूपी के बारे में अगर देखना समझना है तो आप देख सकते हैं। इसमें रिसोर्स में ऑडियो, वीडियो और इस तरह के बहुत सारे और भी रिसोर्स अवेलेबल हैं। और ये डैशबोर्ड है, जो डैशबोर्ड के थ्रू आप रेगुलर मॉनिटरिंग उसमें की जाती थी। ये जो डिस्कशन फोरम बने हुए थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक और स्कूल लीडरशिप के जितने भी मॉड्यूल थे, उनके एक ग्रुप बने हुए थे जो डिस्कशन फोरम थे। उसमें क्वेश्चंस आते थे, लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते थे अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग। तो ये सब चीजें भी रिसोर्स के रूप में आज के डेट में वेब पोर्टल पे अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी अगर इसको देखना समझना और देखना समझना चाहते हैं, तो वो इस तरह के रिसोर्स जो अवेलेबल हैं निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे, उस पर आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आपको लगे इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसकी जो मॉनिटरिंग थी वो अगर देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे जो भी ट्रेनिंग होते थे उसके ब्लॉक लेवल पे लोग उसकी डेटा को फीड करते थे, फिर स्टेट पे आता था, स्टेट से
एक तरह से कहें कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लेवल पे इस पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग की जाती थी और डेली के डेली जो भी एक्टिविटीज होती थी, ट्रेनिंग एक्टिविटी और ये सब चीजें अपलोड की जाती थी और उसकी मॉनिटरिंग वहां से होती थी। और पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब एक तरह से बहुत ही डिजाइन फॉर्मेट में सबको एक्सेस था और आज भी लोग उस इस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो फेस टू फेस ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे पास एक पैरेलल सिस्टम था जो ऑनलाइन का था। अगर किसी को मॉड्यूल नहीं मिला है या उस मॉड्यूल में उसको कुछ पढ़ना है तो वो उसको पैरेलल में जा करके उस साइट्स पे एक्सेस था, उसको एक्सेस ले सकता था, प्रेजेंटेशन ले सकता था। तो इस तरह से पूरे ट्रेनिंग का जो एक मैकेनिज्म था मॉनिटरिंग का, वो बहुत ही यूनिक था। और जो फॉलो अप एंड सपोर्ट मैकेनिज्म टीम के रूप में हाँ, तो ब्लॉक स्तरीय जो शिक्षण प्रशिक्षण का जो फॉलो अप और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी और पूर्ण रूप से पारदर्शी तकनीकी आधारित जवाबदेही पूर्ण और शिक्षक आचार संहिता के अनुरूप तैयार निष्ठा की जो प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में, जो अगर कहें कि एक तरह से हमारा प्रदेश जो है इसको बहुत अच्छे से संचालित किया। ड्यू टू कोरोना और कोविड की वजह से ये ट्रेनिंग और आगे जो कुछ बचे हुए लोग पार्टिसिपेंट थे उनको पूर्ण नहीं कराया जा सका और ये ट्रेनिंग पूरी तरह से अब फिर ऑनलाइन मोड में आ चुकी है और ये ट्रेनिंग आज भी अभी अवेलेबल है। ये सारे जो मॉड्यूल हैं ये सारे अवेलेबल हैं वेब रिसोर्स के रूप में निष्ठा के पोर्टल पे। तो ये कुछ निष्ठा की ट्रेनिंग से संबंधित बातें थी और इसी सत्र में आगे अभी जो है आपके साथ रिमेडियल ट्रेनिंग के बारे में भी बात की जाएगी। वो जो दीपा मैम इस मॉड्यूल को डील करेंगी, जो रिमेडियल मॉड्यूल जो है। तो इसके साथ एक अभी ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो भी मॉड्यूल अवेलेबल हैं उनके बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के जो कई सारे मीन्स थे, जैसे हमें शुरू में भी कहा कि आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इस पूरे प्रोग्राम में, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा गया था। और इसमें स्कैन के थ्रू आप जुड़ सकते थे, लिंक के थ्रू जुड़ सकते थे और लोगों ने ऐप भी डाउनलोड किए थे। तो एक तरह से मल्टीपल पैरेलल मैकेनिज्म को डेवलप करके और एक ये अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि पूरे ट्रेनिंग को। और आज की अगर नीड की बात करें तो आज ड्यूरिंग ये कोविड सिचुएशन में सारी चीजें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। आप सब भी ये जो ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग देखिए कि हम लोग ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपसे इसको किया जा रहा है। तो अब तो ये पूरे प्रोग्राम के होने से एक प्रदेश में एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था और लोगों ने बहुत शुरू में थोड़ी दिक्कतों के साथ दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में ये चीजें एक तरह से कहें कि चैनलाइज हो गया था। तो अभी इस सत्र के बाद, अभी मेरे सत्र के बाद जस्ट अभी दीपा मैम आपके साथ रिमीडियल पे बात करेंगी। तो अच्छा, तो आंध्र प्रदेश ने अभी इस पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक तरह से कहें कि ऑपरेट भी कर दिया है। तो धीरे धीरे अभी अपने प्रदेश में भी हम लोग इस मॉडल को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हटेगा कैसे? ठीक होगा।
लाइक करेक्टली. गुड आफ्टरनून. अभी गुड आफ्टरनून. अभी के सत्र में शुभ्रांशु ने आपको निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में बताया था. जो लोग डाइट में पहले से होंगे उन लोगों को निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में पता भी होगा. इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया और पूरे प्रदेश में से संचालित किया गया था. मैं दीपा तिवारी हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर एससीईआरटी में. अब बात हम कहा गया है करने के लिए रेमेडियल टीचिंग पे, उपचारात्मक शिक्षण. तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप लोगों ने सभी बीएड किया हुआ है, एमएड भी होंगे बहुत से लोग. तो उपचारात्मक प्रशिक्षण रेमेडियल टीचिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी. रेमेडियल टीचिंग, रेमेडी कब हम उपचार करते हैं, जब या तो हम अस्वस्थ होते हैं या हमें किसी चीज की हमें लगता है कि कमी हो रही है तो हम उपचार के मोड में जाते हैं और वहां पर हम रेमेडी लेते हैं. रेमेडी बचाव से के लिए भी हो सकती है और रेमेडी सुधार के लिए भी हो सकती है. दोनों चीजों के लिए उपचार की आवश्यकता पड़ती है. एक तो हम पहले से ही ले लें कुछ तो हमें आगे उपचार करने की जरूरत ही ना पड़े, और यदि कोई परेशानी आ गई है तो हम कैसे उसको दूर करेंगे. तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण की बात कही जा रही है, रेमेडियल टीचिंग की बात कही जा रही है, वो क्लासरूम टीचिंग के संदर्भ में. बचपन में जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे, रेमेडियल टीचिंग शब्द का प्रयोग इस समय ज्यादा किया जा रहा है. जब हम लोग पढ़ते थे या आप भी बहुत छोटे रहे होंगे तो आपको याद होगा कि अगर कोई चीज गलत लिखी तो टीचर कहती थी इसको 10 बार लिखिए. या घर में जैसे हमारी मदर पढ़ाती थी या पिताजी हमारे घर में पढ़ाते थे, कहेंगे इस सवाल को 4 बार करके लाओ, या इसको याद करके सुनाओ, या इस कहानी को 2 बार पढ़ो. तो इस तरह की ये भी एक तरह से रेमेडियल टीचिंग था कि उनको लगता था कि हमारा ये शब्द गलत हो रहा है या यहाँ पर हमारे किसी चीज की कमी हो रही है अभ्यास की, तो वो हमको उस चीज का अभ्यास कराते थे ताकि हम उसमें निपुण हो जाएं, उस कार्य को हम और अधिक अच्छी तरह से कर सकें. यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग के संदर्भ में रेमेडियल टीचिंग की बात कही जा रही है. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एससीईआरटी द्वारा विगत सत्र में रेमेडियल टीचिंग के 3 मॉड्यूल बनाए गए थे. एक इंग्लिश का था, एक विज्ञान का था और एक गणित का था. जैसा कि हम ये अनुभव करते हैं कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी भाषा में क्लास में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है. एक तो उनके घर का वातावरण थोड़ा सा भिन्न होता है. जो हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं उनके घर का वातावरण अन्य जो प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनके घर के वातावरण से थोड़ा पृथक होता है. उनकी शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि फर्क होती है. बहुत से उसमें फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी होते हैं. अब बच्चों में योग्यता होती है, उनको आता भी है, लेकिन कभी कभी वो सीख नहीं पाते या टीचर उनको उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझा पाता है. अभी जो आपके इंडक्शन ट्रेनिंग में बहुत से लेक्चर्स चले थे जिनमें कहा गया था कि टीचर को ऑटोनमस होना चाहिए, टीचर खुद से अपनी टीचिंग विधियां जो है वो बनाए. कल के सत्र में अजय सर ने बताया था कि कैसे टीचर को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए. हम ये नहीं बता सकते कि आप इस विधि से पढ़ाइए और यही विधि कारगर होगी. आप एडॉप्ट नहीं करेंगे, एडेप्ट करेंगे. तो रेमेडियल टीचिंग के जो मॉड्यूल हमारे यहाँ बने, विज्ञान का, गणित का और अंग्रेजी का 3 बने हैं. उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बने हैं ये. और इसमें जो कॉन्सेप्ट जिनको लगता था टीचर्स को, हमने ये इसमें ग्रुप वर्क कराया गया था. इस मॉड्यूल को बनाने से पहले कुछ डाइट के प्रवक्ता भी इसमें जुड़े थे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें टीचर्स को समझने में, बच्चों को समझने में असुविधा होती है या बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं और कभी कभी वो इतना उनके लिए दुरूह हो जाता है विषय कि उनकी पढ़ने से रुचि हट जाती है. तो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी इसके को पढ़ने में बच्चों की रुचि बनी रहे, तो इसके लिए कुछ जो उनके डिफिकल्ट जो स्पॉट्स जिनको कह सकते हैं, जो कठिन जो अवधारणाएं थी उनको सिलेक्ट किया गया और ये कहा गया कि इन अवधारणाओं को इन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है. उसके लिए कुछ गतिविधियां डिजाइन की गई, लेसन प्लान किस तरह से बनाए गए इस पर चर्चा की गई उस मॉड्यूल में. और क्या क्या हम एक्टिविटीज करा सकते हैं जिससे बच्चा खेल खेल में आनंद के साथ उन जो कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ ले
और उसकी उस विषय में रुचि बनी रहे। ये मॉड्यूल आपके डाइट में उपलब्ध होंगे, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन मॉड्यूल्स को जरूर देखिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो यू कैन सेंड अस, हम देखेंगे कि अगर आपके कोई वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं तो हम उन मॉड्यूल्स में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं फिर से कहूंगी कि रेमेडियल में टीचिंग में जो आपको दिया गया है गतिविधियां या जो सारी चीजें दी गई हैं वो एक उदाहरण के रूप में है, आप उनको अंतिम नहीं मान सकते हैं कि भाई न्यूटन का लॉ पढ़ाने के लिए या जोड़ पढ़ाने के लिए या भाग पढ़ाने के लिए या एलसीएम पढ़ाने के लिए फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए जो विधि दी है वही उपयोगी होगी। हो सकता है आपकी परिस्थिति में या विद्यालय की परिस्थिति में वो चीज भिन्न हो। तो जब आप इन सर्विस ट्रेनिंग कराएंगे, अब आप आगे कराएंगे, इस समय ऑनलाइन मोड में हो रहा है या ऑफलाइन मोड में भी आप कराएंगे, तो आप इस बात पर फोकस करेंगे कि जो आप दे रहे हैं ट्रेनिंग में वो एज इट इज टीचर्स को नहीं अपने यहाँ अप्लाई करना है, बल्कि उनको अपने माइंड को अप्लाई करना है, अपने स्कूल की परिस्थितियों, अपने बच्चों के लर्निंग लेवल को देखते हुए वो उन गतिविधियों को मॉडिफाई कर सकते हैं, नई गतिविधियों को बना सकते हैं और उसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। हालांकि उपचारात्मक शिक्षण मेरे विचार में कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। उपचार की आवश्यकता तभी पड़ रही है ना कि जब बच्चा उन चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम जब कक्षा लें तो प्रारंभ से ही हम इस प्रकार का अपना क्लासरूम ट्रांजैक्शन रखें, इस प्रकार की टीचिंग रखें कि बच्चों को रेमेडियल टीचिंग लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये रेमेडियल टीचिंग की जो हम बात कर रहे हैं ये हम क्लासरूम के रेफरेंस में कर रहे हैं जो 1 to 8 के हैं। अब आप डाइट में आपको पढ़ाना है, डीएलएड के क्लास लेने हैं, वहां पर भी आप रेमेडियल टीचिंग का आपके लिए उपयोगिता है। वो कोई आपको मॉड्यूल की वहां पे आवश्यकता नहीं है। रेमेडियल के आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, बीएड में आपने सबने पढ़ा होगा, एमएड में पढ़ा होगा, उससे संबंधित आपने प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। तो यहाँ पर आप भी जब क्लास लेते हैं, जैसे मैं ही किसी क्लास में जाऊं या आप भी जाते होंगे, और अगर आपके 200 बच्चों की भी क्लास है और आप क्लास लेते हैं तो आपको तुरंत अंदाजा लग जाता है कि कौन बच्चा क्लास में सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, प्रशिक्षु कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो टीचिंग ट्रांजेक्शन का जो तरीका है, जो टीचिंग की जो टेक्निक है, उसमें आपको थोड़ा सा ट्विकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि सारे बच्चों की जो रुचि है वो आपके क्लास में बनी रहे। ऐसा होता नहीं, बहुत से देखा मैंने, मैं भी डाइट में देखा, बहुत से बच्चे हूटिंग कर लेते हैं, बहुत से बच्चे क्लास में दाएं बाएं देखने लगते हैं, मोबाइल में मैसेज चेक करने लगते हैं। तो आप कितना भी कहिए मोबाइल साइलेंट करिए, साइलेंट तो कर लेंगे लेकिन उनका ध्यान उस तरफ लगा रहता है। तो इसका कारण फिर जो हमारे जो संकाय सदस्य हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। तो रुचि न लेने का एक कारण भी होता है कि हमारी हो सकता है कहीं ना कहीं जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमारा कुछ इनोवेशन नहीं होता है, कुछ हम नए तरीके नहीं अपनाते हैं। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और एक सुझाव भी रहेगा कि जब आप क्लास में जाते हैं तो थोड़ा तैयारी के साथ जाइए और ऐसे बेहतर तरीके सोच करके जाइए कि कैसे आप बच्चों को क्लास में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रख सकते हैं, ताकि क्लास के दौरान ही आप रेमीडियल भी करते चलें। अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा क्लास में रुचि नहीं ले रहा है या उसका ध्यान दूसरी ओर जा रहा है तो तुरंत आपको किसी रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी, रेमीडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो डिजाइन आपके पास पहले से एक बना हुआ होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि वो डिजाइन हमारे दिमाग में रहता है, तो दिमाग में ना रहे, अगर आप नोट्स बना के ले जाते हैं तो आप वहां पर ये अपने पास आप तैयारी रख सकते हैं कि इस क्लास के दौरान अगर इस तरह की कोई दिक्कतें आएंगी तो आप तुरंत क्या करेंगे। जैसे बहुत से मैंने देखा कि व्याख्यान हम लोग सुनते हैं या बहुत सी ऑनलाइन आप क्लासेस देखिएगा, जो प्रभावी लेक्चर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर कहीं किसी का ध्यान भटकता है तो तुरंत वो किसी कहानी पे आ जाते हैं, किसी शेर पे आ जाते हैं, किसी वीडियो क्लिप को ले आते हैं ताकि सारा अटेंशन फिर उधर की तरफ आ जाए, या वो कुछ इस तरह की एक टर्मिनोलॉजी यूज करने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना 3C यूज कर लीजिए, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंसी, इस तरह के मतलब कुछ एक सीक्वेंसिंग लोग बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले का एक उत्साह बना रहता है। आप बहुत से लोगों के भाषण आप सुनिएगा या लेक्चर सुनिएगा या क्लासरूम आप देखिए यूट्यूब में, तो अगर आप देखेंगे तो आपको उससे नए नए आइडियाज मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जरूरी कि आप उन आइडियाज को ऐसे ही मत लीजिए,
वो आइडियाज में से जो आपके यहाँ फिट बैठते हैं उसको आप लीजिए, क्योंकि एजुकेशन में कुछ ऐसा नहीं होता फिट फॉर ऑल, वन साइज फिट फॉर ऑल का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता क्लासरूम टीचिंग में और ना रेमेडियल टीचिंग में। आप अपने घर पे भी देखिए, अगर आपका के यहाँ बच्चे हैं छोटे, तो आप एक बच्चे को जिस विधि से पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को सवाल जोड़ का नहीं आ रहा है आपके घर में, आप उसको जोड़ का सवाल बताते हैं, वो नहीं सीख पा रहा, आप उसके लिए एक विधि ईजाद करते हैं और उस विधि से वो सीख जाता है। लेकिन हो सकता है कि उसी विधि से आपके घर का दूसरा बच्चा ना सीख पाए, उसके लिए आपको कोई नई विधि अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग का पेस अलग अलग होता है, हर बच्चे की सोचने समझने कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर एज ए डाइट लेक्चरर भी आपको अपने डीएलएड के क्लास में भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ तो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे आपके यहाँ साइंस बैकग्राउंड के लोग भी हैं, प्रशिक्षक हैं, कुछ कंप्यूटर बैकग्राउंड के होंगे, कुछ आर्ट साइड के होंगे, तो हो सकता है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हो उस विषय में उनकी उतनी ज्यादा रुचि ना हो, वो रुचि ना ले रहे हो, समझ तो लेते होंगे वो क्योंकि उनका एक लेवल आ चुका है, तो यहाँ पर उनकी रुचि बनाने के लिए आपको रेमेडियल लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको रेमेडियल ये नहीं है कि आप उपचारात्मक शिक्षण उनका करेंगे कि आप उनको 10 बार लिखाएं या 10 बार पढ़ाएं, यहाँ पर आपकी रेमेडी क्या है, उनकी रुचि को क्रिएट करना। यही जब हम छोटे क्लास में हम रेमेडियल टीचिंग की बात करेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमारा मेन फोकस रहेगा, और बड़े क्लासेस में जहां तक मैं समझती हूँ तो बच्चे की रुचि को प्रशिक्षु की रुचि को बनाए रखना, प्रशिक्षु को नया सीखने के लिए हम कैसे प्रेरित करें, ये भी हमारी एक रेमेडियल टीचिंग का पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से रेमेडियल टीचिंग दोनों स्तर पर उपयोगी है, और इसके लिए कोई फुल प्रूफ कोई हम व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि यही होगा रेमेडियल टीचिंग में। बस उसमें ये होता है कि जो लर्निंग आउटकम है उसकी संप्राप्ति दिखनी चाहिए, कि अगर मैंने कोई बच्चा इस लेवल पर था और उसको ये चीजें नहीं आ रही थी या वो ये रुचि नहीं ले पा रहा था, तो मेरे जो प्रयास थे उन प्रयासों के द्वारा क्या वो अपेक्षित स्तर की उसको प्राप्ति हुई, अगर प्राप्ति हुई है तो फिर मेरे तरीके जो थे वो अच्छे थे। इसी तरह से शिक्षण में सिद्धांत भी बनते हैं, आपने बीएड में पढ़ा होगा, बहुत सी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वो थ्योरीज आपकी भी बन सकती हैं, आप भी बन सकते हैं, थॉर्नडाइक आप भी बन सकते हैं, जो आपने बहुत सारे जो पढ़ते हैं थ्योरीज, तो वो थ्योरीज कैसे बनती है, बार बार वो उस चीज को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वो उसको एक सिद्धांत का रूप दे देते हैं। इसीलिए जब आप अभी डाइट में आप आगे रहेंगे तो आप लैब एरिया का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तो ये लैब एरिया में भी इसी तरह से होता है कि आप जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, आप उनको क्लास में अपनाएंगे टीचिंग की, और अगर वो सफल होती हैं तो उसकी सफलता के बाद वो फिर फुल प्रूफ हो जाएंगी और आगे बाकी लोग उनको अडेप्ट करके अडॉप्ट भी कर सकते हैं, अडेप्ट भी कर सकते हैं। अडेप्शन एजुकेशन में इससे ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि बच्चों के जैसा मैंने पहले कहा, बच्चों के लर्निंग लेवल में, आपके संस्थान की परिस्थितियों में, आपके जनपद की परिस्थितियों में, आपके जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता में हर जगह भिन्नता हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा कि एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं वीडियो दिखा करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, ठीक है, ये एक रेमेडियल टीचिंग में एक सिद्धांत हमने डाला, इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए हम ये वाला वीडियो दिखाएंगे। अब आप एक डाइट में है, मान लीजिए वहां पे लाइट नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, आपके पास एलसीडी प्रोजेक्टर से दिखाने की सुविधा नहीं है, तो आपको फिर डिफरेंटली सोचना पड़ेगा कि आप इसका क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, आप कैसे इसको अडेप्ट करेंगे, कैसे आप अपनी परिस्थितियों में इसको लागू करेंगे। तो ये वाला मोटा मोटा चीज थी रेमेडियल टीचिंग के बारे में। थ्योरी आप सब जानते हैं क्या होती है रेमेडियल टीचिंग, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें आपको पता है। मुख्य फोकस हमारा ये था कि जो एससीईआरटी ने 3 रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल बनाए हैं, इंग्लिश के, हिंदी, इंग्लिश का, साइंस और मैथ्स का, तो आप इसको एक बार जरूर देखें और इसमें अगर देखें, इसको पढ़ें और इससे आपकी लर्निंग भी होगी और आप भी आगे अपनी क्लास के लिए भी इस तरह का कुछ मॉड्यूल बना सकते हैं। और आपका मॉड्यूल जो क्लासरूम टीचिंग के मॉड्यूल से है, जो ट्रेनिंग में आप बनाएंगे वो थोड़ा सा फर्क होगा। इतना ही मुझे कहना था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं और आगे अगला कोई लेक्चर होगा उसमें फिर उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।